प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 मानसिक अभ्यास। ये पाठ शुरू करने से पहले हम लोग जल्दी से जो पिछला पाठ पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लेंगे। पिछले पाठ यानी कि रेखाएं ही रेखाएं में हमने सीधी यानी सरल रेखा और वक्र रेखा के बीच के अंतर को समझा। हमने समझा कि रेखा और रेखाखंड में फ़र्क होता है। रेखा की लंबाई असीमित यानी कि अनंत होती है और रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेखाखंड एक रेखा का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। रेखाखंड का प्रयोग करके हमने बहुत सारे ज्यामितीय आकृतियों का भी निर्माण किया। हमने 3 भुजाओं वाले त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें 3 भुजाएं और 3 शीर्ष यानी कि 3 कोने थे। हमने 4 रेखाखंडों का प्रयोग करके आयत का निर्माण किया था और 4 रेखाखंडों का प्रयोग करके ही हम लोगों ने वर्ग का भी निर्माण किया था। दोनों में अंतर क्या है आपको याद है ना कि आयत उसे कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। हमने सिक्के के चारों ओर पेंसिल घुमा करके एक नई ज्यामितीय आकृति बनाई थी जिसका नाम हम लोगों ने वृत्त दिया था। हमें पूरी आशा है कि अपने आसपास के परिवेश में जो वस्तुएं आप देख पा रहे होंगे उन्हें इन ज्यामितीय आकृतियों से मिलाने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, उन्हें पहचान पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न क्या है? पैटर्न एक तरह की व्यवस्था या एक खास तरह का क्रम होता है। किसी वस्तु को रखने की व्यवस्था या किसी वस्तु को रखने का क्रम। अब हम इस व्यवस्था को कई प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आकृति के हिसाब से व्यवस्था करना यानी कि आकृति के हिसाब से पैटर्न बनाना, या हम मात्रा के हिसाब से भी पैटर्न बना सकते हैं। किसी चीज़ को कम से अधिक रखें या अधिक से कम रखें तो भी एक पैटर्न का निर्माण हो जाएगा। स्थान बदल कर भी हम पैटर्न का निर्माण कर सकते हैं। पैटर्न बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आपने अपने आसपास अगर किसी भवन का निर्माण होते देखा होगा तो आपने देखा होगा कि दीवारें जब बनती हैं तो ईंटें कैसे लगाई जाती हैं। ईंटें लगाने के लिए एक विशेष क्रम का प्रयोग किया जाता है। अगर ये ईंटें पहली पंक्ति में इस प्रकार लगी होंगी तो दूसरी पंक्ति में ईंटें इस प्रकार लगाई जाती हैं और तीसरी पंक्ति में फिर पहली वाली पंक्ति के समान ही ईंट लगाई जाती है। यानी कि ईंट भी एक निश्चित क्रम में या निश्चित पैटर्न में लगाई जा रही है। पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति का जो पैटर्न है वो सेम है, दूसरी और चौथी का पैटर्न बिल्कुल सेम यानी कि एक समान रहेगा। विद्यालय में जो टाइल्स लगी होती हैं या फिर आपने ऐसी टाइल्स बहुत जगहों पे बनी हुई देखी होंगी, यहाँ पे जो टाइल्स लगी हुई हैं वो 2 टाइल्स सीधी सीधी लगी हैं और 2 पड़ी हुई टाइल्स लगी हैं। यानी अगर 2 टाइल्स ऐसे लगी हैं तो अगली 2 स्लाइड टाइल्स ऐसे लगी हुई हैं। तो इस क्रम को फॉलो करके एक पैटर्न का निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा जब खड़ंजे बनते हैं उसमें भी ईंटें एक निश्चित क्रम या पैटर्न में लगाई जाती हैं। साड़ियाँ जो बनती हैं, जो पर्दे होते हैं, चादरें होती हैं, मेजपोशें होती हैं, उसमें भी एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट किया जाता है या बार बार दोहराया जाता है। आप यहाँ पर एक साड़ी का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं जिसमें एक ही डिज़ाइन को बार बार दोहराया गया है। तो ये बार बार दोहराने की वजह से डिज़ाइन का एक पैटर्न हो गया है जो सफ़ेद रंग में भी और गहरे हरे रंग में भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का डिज़ाइन आप कहीं भी बार बार रिपीट होते देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि उसमें एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे यहाँ पर रंगोली है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही तरह के फूल का 4 बार प्रयोग किया गया है और एक ही डिज़ाइन का 4 बार प्रयोग किया गया है। तो एक ही डिज़ाइन को बार बार प्रयोग करने से एक निश्चित क्रम या एक निश्चित व्यवस्था हो गई है जिसे हम पैटर्न कहते हैं।
अपने आसपास की हो रही प्राकृतिक घटनाओं में भी एक पैटर्न होता है। जैसे सुबह दिन की शुरुआत होती है, सूरज निकला और दिन हो गया, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। 24 घंटे बाद ये पूरा का पूरा क्रम जो है दोहराया जाता है। यानी कि एक पैटर्न है कि जो प्रकृतिका की दिन से रात कैसे होना है, एक दिन से दूसरे दिन तक कैसे पहुंचना है। इसी तरह ऋतुओं का भी एक पैटर्न होता है। जिस भौगोलिक परिवेश में हम लोग रहते हैं, जाड़ा, फिर गर्मी, फिर बरसात होती है, फिर एक निश्चित समय के बाद ये पूरा का पूरा जो क्रम है वो फिर से दोहराया जाता है। तो एक पैटर्न है, मौसम का एक पैटर्न है, दिन का एक पैटर्न है, आसपास हो रही घटनाओं का या वस्तुओं का या डिज़ाइनों का भी एक पैटर्न है। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न अपने परिवेश से लिए गए हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आलू के खेत का एक दृश्य है, जिसमें आपने भी अगर देखा हो कि आलू के खेत जब लगाए जाते हैं तो पहले मेड़ बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो मेड़ बनी हुई है पूरे खेत में एक समान लंबाई की, एक समान दूरी पर बनी हुई है, तो वो एक पैटर्न फॉर्म कर रही है या एक पैटर्न बना रही है। ऐसे ही कुछ फल, कुछ सब्जियां ऐसे होते हैं जिनके ऊपर निशान बने होते हैं, जिसे देखकर ही आप उस फल या सब्जी को पहचान लेते हैं। जैसे ये तरबूज या ये जो खरबूज है, इनके ऊपर ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये इनका पैटर्न है। आप अपने आसपास ऐसी कुछ चीज़ों को याद करिए जिसमें आप कोई पैटर्न देख पाते हैं, या उसी पैटर्न को देख के ही आप समझ जाते हैं कि ये वाली सब्जी या ये वाला फल है। आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही गणित की समस्याओं का समाधान करेंगे या मानसिक अभ्यास करेंगे, जिसमें कुछ वस्तुएं, कुछ अक्षर या गणित की जो संख्याएं हैं वो निश्चित क्रम में रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न हमारे पास होगा हम देखेंगे कि उस प्रश्न में से हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का जो क्रम है उसी में हमें परिवर्तन पहचानना है, और आगे आने वाले जो चित्र हैं उनका हमें अनुमान लगाना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक तीर बना हुआ है, और तीर की नोक किधर है, ऊपर की ओर है। चित्र में तीर है और तीर की नोक ऊपर की ओर है। अगर हम अगला चित्र देखें तो ये तीर की नोक नीचे की ओर हो गई है, यानी कि सीधे और उल्टे का फ़र्क है। एक बार तीर यूँ रखा है तो दूसरी बार तीर नीचे की ओर करके रखा गया है, यानी इसमें नोक का स्थान परिवर्तन हो गया, ऊपर नीचे या सीधा उल्टा। तो अगर ये सीधा माने और ये उल्टा हुआ तो अगला चित्र कैसा होना चाहिए, अगला चित्र होना चाहिए सीधा। यानी ये पैटर्न दोहराया जा रहा है, ये वाला चित्र दोबारा वापस आ गया है। तो सीधा, उल्टा, सीधा, और अब क्या आना चाहिए, उल्टा। क्रम क्या बन रहा है, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, तो आखिर में क्या आएगा, सीधा। यानी नोक ऊपर है, फिर नोक नीचे है, ऊपर है, नीचे है, तो आखिर में क्या हो गई, ऊपर हो गई। तो हमें आप यहाँ पर ये सीख लें कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पहला चित्र बना हुआ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर दूसरे चित्र में हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि पहले चित्र में और दूसरे चित्र में कितना अंतर हो गया है। जो परिवर्तन हो रहा है उसी से क्रम का निर्माण होता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि पहला, तीसरा, पांचवा चित्र बिल्कुल एक समान है, दूसरा और चौथा एक समान है। क्रम क्या था, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। अगर इस क्रम को और हम आगे बढ़ा देते तब भी ये सीधे उल्टे का क्रम ऐसे ही चलता रहता। अब इसी में हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे पास एक आकृति है जिसका एक हिस्सा गुम हो गया है या यहाँ पर नहीं है। उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। एक वृत्त है, एक आयत है, एक त्रिभुज है और एक बेलन है। हमें क्या करना है, वो आकृति ढूंढनी है जो यहाँ पर फिट हो सकती हो, जो इस चित्र को पूरा कर दे। तो यहाँ पे किस तरह की आकृति फिट होगी या क्या कौन सी आकृति से पूरा करेगी, यह जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि चित्र किस प्रकार की आकृति से मिलकर बना हुआ है।
अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो ये चित्र त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। इसके जो एक एक यूनिट है वो त्रिभुजाकार है, यानी कि इसकी खोई हुई यूनिट भी जो होगी या खोया हुआ हिस्सा भी जो है वो कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। तो अगर ये बेलन, वृत्त या आयत हम इसमें लगाएं तो ये फिट नहीं होंगे, ये चित्र पूरा नहीं होगा। इसमें ये त्रिभुज लगाएंगे तभी ये चित्र पूरा होगा। तो आपने इसका खोया हुआ हिस्सा अपने तर्क से समझ के यहाँ पर हल किया है। आपने क्या किया, पहले चित्र को समझा, चित्र किस प्रकार की आकृति से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि चित्र त्रिभुज से मिलकर बना हुआ था तो आपने जो खोया हुआ हिस्सा था उसे भी आपने त्रिभुज से मिलाया और चित्र को पूरा किया। यहाँ पर मेजपोशों के चित्र हैं, 5 मेजपोशों के छोटे छोटे टुकड़े दिए हैं और हमें और आपको ये पता लगाना है कि कौन से मेजपोश का पैटर्न, पैटर्न मतलब डिज़ाइन, बाकी सबसे अलग है। यहाँ जो मेजपोश ए है और बी की अगर तुलना करें, दोनों का रंग तो लाल है लेकिन ए की डिज़ाइन में और बी की डिज़ाइन में भिन्नता है। ए की डिज़ाइन में जहाँ यहाँ पर या यहाँ पर ये बीच वाला रंग वापस नहीं आ रहा है और यहाँ पर देखो जो डिज़ाइन बनी है वो इस तरह की बनी है, यानी ए और बी की डिज़ाइन एक जैसी नहीं है। अब आगे के चित्र को देखें, ए, बी और सी को अगर हम देखें तो केवल रंग का फ़र्क है, ये लाल है और ये भूरा है। और जो पैटर्न है मेजपोश का, जो पैटर्न इसमें बना है वही पैटर्न सी में भी बना है, यानी कि बी और सी की डिज़ाइन या पैटर्न तो सेम है, बस रंग का फ़र्क है। और ए की डिज़ाइन ना तो बी से मिल रही है ना तो सी से मिल रही है। आगे डी और ई को अगर आप देखेंगे तो डी और ई में भी डिज़ाइन तो बी और सी से मिल रही है, बस रंग का फ़र्क है, ये हरा है और ये पीला है। यानी कि यहाँ पर ए वाला जो मेजपोश है उसका पैटर्न बाकी सारे मेजपोशों से अलग है। तो यहाँ कौन सा डिफरेंट है, ए वाला मेजपोश सारे मेजपोशों से अलग पैटर्न रखता है। आपने कैसे सवाल को हल किया, आपने सभी मेजपोशों में बने हुए डिज़ाइन की तुलना की। यहाँ हमने रंग का ध्यान नहीं रखा क्योंकि पैटर्न हमें अलग अलग बताना था। तो बी, सी, डी और ई के पैटर्न बिल्कुल एक जैसे थे, सिर्फ ए का पैटर्न यानी डिज़ाइन अलग था, इसलिए ए वाला जो मेजपोश है वो बाकी सभी मेजपोशों से अलग मिला आपको। अब यहाँ पर कुछ भुट्टे रखे हैं। आप जो पहले से बने चित्र हैं उनमें देख करके चित्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये समझ लेंगे और आगे जो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं वहाँ किस प्रकार के चित्र आएंगे इसका आपको अनुमान लगाना है। तो ये क्या है, अगर हम इसकी पोजीशन यानी इसकी स्थिति से देखें तो कह सकते हैं ये एक भुट्टा है जो सीधा करके रखा हुआ है और दूसरे वाले से तुलना करें तो अगर ये सीधा है तो ये उल्टा हो गया। तो ये सीधा उल्टा, यानी कि भुट्टे सीधे और उल्टे के क्रम में रखे हुए हैं, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो अगला क्या हो जाएगा, यानी कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें कि ये वाला भुट्टे का जो स्थिति है वो तीसरे वाले की और पांचवें वाले की बिल्कुल एक जैसी है, दूसरे और चौथे की बिल्कुल एक जैसी है। यानी एक पोजीशन छोड़ने के बाद भुट्टे रखने का जो क्रम है वो दोहराया जा रहा है, यानी कि ये वाला जो भुट्टा है उसी क्रम में भुट्टा यहाँ रखा जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सीधा उल्टा सीधा और अगला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी ये वाला जो क्रम है यही वाला क्रम हम लोगों ने यहाँ पे दोहराया है। और अगर ये उल्टा है तो आखिरी में क्या आ जाएगा, सीधा भुट्टा आएगा, यानी एक ऐसा भुट्टा रखा होगा जो सीधे स्थिति में रखा होगा। ये क्रम अगर हम आगे ले जाते तो सीधे के बाद फिर से क्या आ जाता, उल्टा आ जाता। ठीक है, आगे के प्रश्न में देखें, यहाँ ज्यामितीय आकृतियाँ हैं यानी अलग अलग वस्तुएं हैं। इसके पहले जब हमने देखा तो एक ही वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखा गया था,
यहाँ अलग अलग वस्तुएं भी हैं। यहाँ पर वृत्त है और वृत्त के साथ एक त्रिभुज रखा हुआ है, ठीक है। पहले स्थान पे वृत्त है, फिर त्रिभुज है, और वृत्त और त्रिभुज की तो कोई समानता नहीं है, तो हम यहाँ पे चीज़ों की समानता नहीं करेंगे, हम क्रम देखेंगे कि क्या क्रम में कोई समानता या पैटर्न मिल पा रहा है। तो वृत्त है, फिर त्रिभुज है, फिर वृत्त है, यानी कि एक स्थान छोड़ के दोबारा वृत्त रखा गया, और उसके बाद फिर त्रिभुज आ गया, यानी कि एक स्थान छोड़ के दोबारा त्रिभुज आ गया। तो ये एक स्थान छोड़ के ये जो वस्तुएं हैं अपने आप को रिपीट कर रही हैं या दोहरा रही हैं। तो वृत्त त्रिभुज वृत्त त्रिभुज, और आखिर में क्या आ जाएगा, वृत्त दोबारा से आ जाएगा। एक और अगर सारणी बनी होती तो वहाँ क्या आता, त्रिभुज आता, और यही क्रम चलता रहता। तो जब चीज़ें एक समान ना हो तब भी उसमें हम एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं, ये देख करके कि चीज़ों को किस क्रम में लगाया गया है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए देखिए, इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। यहाँ भी ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, एक बेलन है, फिर घन है, फिर एक बेलन है, फिर एक घन है। तो क्या होगा, फिर आखिर में क्या आएगा, एक बेलन आ जाएगा, क्योंकि एक एक स्थान छोड़ के चीज़ें अपने आप को रिपीट कर रही हैं। अगर एक और स्थान होता तो क्या आता, वहाँ पर एक घन आ जाता। तो ये उस तरह के चित्र या वस्तुओं के बारे में है, तर्क के द्वारा आपने हल किया, जिसमें एक समान वस्तुएं नहीं हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी हमने और आपने उसमें एक क्रम ढूंढा, एक पैटर्न ढूंढा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको हल करने हैं। अब हम वस्तुओं से आ जाएंगे अक्षरों के ऊपर। ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर लिखे हैं, आपको अंग्रेजी भाषा के अक्षरों से अच्छा परिचय है, आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, तो सारे अक्षर आप पहचान रहे हैं यहाँ पे। और अक्षरों का क्रम भी आपको पता है कि A B C D E F G ऐसे होता है ना, A B C D E F G H। तो क्रम क्या है, क्या क्रम बदल गया है, A B C, तो क्रम तो बदला नहीं है यहाँ पे। तो क्या बदल रहा है, आप ये देखिए, एक ही वर्ण को, एक ही अक्षर को दो दो बार रखा गया है, A के साथ एक और A लिखा गया है दो दो बार, यानी A A B B C C, तो आगे क्या आएगा, D आएगा, और D को भी हमें दो बार लिखना है, तो इस स्थान पे आ जाएगा D D। D के बाद क्या आता है, E, तो E E लिख दिया गया है। E के बाद क्या आता है, F, तो F को भी हम दो बार लिख देंगे। तो ये पूरी की पूरी जो है प्रश्नावली आपने हल कर ली। इसको हल कैसे किया आपने, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से जो हमारा ज्ञान है वो आपने नीचे लिखा, ये देखने के लिए कि क्रम जो है बना रहे, और आपने इसमें परिवर्तन ये देखा, परिवर्तन ये था इसमें कि जो भी अक्षर या वर्ण है वो दो दो बार लिखे हुए हैं। क्रम तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का है, बस अक्षर दो दो बार लिखे हुए हैं। ये पहचान के आपने इस पैटर्न को या डिज़ाइन को पूरा किया है। चलिए अक्षरों का एक और हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तो वही हैं, क्रम भी वही है, हमें ये देखना है कि इस पैटर्न की विशेषता क्या है। तो हमारे पास अक्षर हैं A B C D E F G H, और आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो पहला अक्षर लिखा हुआ A, और A के साथ B भी लिखा हुआ है, यानी ये जो दोनों हैं वो एक साथ लिखे हुए हैं, और दूसरे में B और C लिखा हुआ है, यानी इसके साथ C लिखा हुआ है। यानी परिवर्तन ये हुआ है इसमें कि कोई भी अक्षर अपने पहले वाले अक्षर के साथ लिखा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ C और D लिखा हुआ है, यानी C के साथ आपने D देखा, B C लिखा, फिर C और D लिखा। आगे क्या होगा, अगर इसी क्रम को फॉलो करेंगे तो यहाँ D के साथ क्या हो जाएगा, E आएगा, यहाँ क्या आएगा, D के साथ E आएगा, और फिर आगे क्या आएगा, E के साथ F आएगा जो लिखा हुआ है, और F के साथ क्या आएगा, G।
तो आपने यहाँ पे भर दिया F के साथ G और आखिर में G के साथ H लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो प्रश्न है उसे देख के सोचना है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस क्रम के परिवर्तन हैं और उसके आधार पर आगे होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगा के पूरी प्रश्नावली को आपको हल करना है। अब संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, यानी ऐसे प्रश्न जो मात्रा के यानी घटने या बढ़ने से संबंधित हैं। सबसे पहले यहाँ पर कांच की ये गोली रखी है, एक गोली है। तो एक गोली देखने से तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो आगे देखें अगर, तो एक गोली से बढ़ के 2 हो गई, यानी संख्या एक और बढ़ गई है। कितनी गोलियाँ हो गई हैं? 2 हो गई हैं। अगली बार एक और गोली बढ़ गई तो 3 हो गई, यानी हर बार एक गोली बढ़ती जा रही है। 1 2 3, तो यहाँ कितनी गोलियाँ हो जाएंगी? यहाँ आनी चाहिए 4 गोलियाँ। आगे कितनी गोलियाँ हो जानी चाहिए? अगर हर बार एक एक बढ़ रही है तो आगे हो जाएंगी 5 गोलियाँ। उसके आगे कितनी हो जाएंगी? 6 गोलियाँ। और आखिर में कितनी हो जाएंगी? 7 गोलियाँ। अगर ये क्रम आगे बढ़ता रहता तो हर बार एक ही गोली को हमें बढ़ाना था, क्योंकि आप देखें अगर तो एक के बाद एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, हर बार केवल एक ही गोली पहले के समूह में आके मिल जा रही है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गिनती करने वाली जो संख्याएं हैं उनके क्रम में गोलियों को रखा गया है। अब यहाँ पर फिर से कुछ तीर बने हुए हैं और हमें पता लगाना है कि वो किस क्रम में रखे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो खाली स्थान है उसे हम भर सकें। तो ये जो तीर है इसकी नोक क्या है? नीचे की तरफ है। और अगर आप ध्यान दें तो सारे तीरों की नोक नीचे की तरफ है, यानी कि उल्टा या सीधा होने का इस प्रश्न से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें किस गुण के बारे में सोचना है? देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। एक तीर है, फिर 2 हो गया, यानी तीर की संख्या एक और बढ़ गई। यहाँ 3 हो गया, यानी कि जो गोलियों के केस में हो रहा था कि हर बार एक गोली बढ़ती चली जा रही थी, उसी तरह यहाँ हर बार एक एक तीर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 5 हो गए। तो अब बताइए आगे कितने तीर होने चाहिए? बिल्कुल ठीक, 6 तीर होने चाहिए। तो ये भी गिनने वाली संख्याओं के क्रम में लिखे हुए हैं। अब इस सवाल में ऐसे भी पूछा जा सकता था कि हम संख्या भी बढ़ाते और तीर का क्रम भी उलट देते। तो इस तरह के सवालों की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे देखिए, संख्याओं से संबंधित एक और सवाल है कि कितनी टॉफ़ियाँ हम जो खाली स्थान है वहाँ पर रखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि टॉफ़ियाँ बढ़ रही हैं या घट रही हैं। 2 से 4 हो रही हैं, इसका मतलब टॉफ़ियाँ बढ़ रही हैं। किस क्रम में बढ़ रही हैं? 2 टॉफ़ियाँ थी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बढ़ी कितनी? ये 2 टॉफ़ियाँ बढ़ गई। ठीक है, तो 2 से बढ़ के 4 हो गई। अब इस वाली सारणी में कितनी टॉफ़ियाँ थी? 4, यानी ये 4 टॉफ़ियाँ तो पहले से ही थी। बढ़ी कितनी? ये 2 बढ़ गई। ठीक है, यानी हर बार कितनी टॉफ़ी बढ़ रही है? 2 टॉफ़ी बढ़ रही है। अब ये हमारा अनुमान सही है या नहीं, इसको इस वाले में चेक कर ले कि पहले से यहाँ पे कितनी टॉफ़ियाँ थी? 6 टॉफ़ियाँ थी। अब 6 टॉफ़ियाँ तो पहले से ही थी, तो बढ़ी है कितनी? 2। यानी आपने सही अनुमान लगाया है कि यहाँ पर हर बार 2-2 टॉफ़ियाँ बढ़ रही हैं। तो आखिरी में कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी? आखिरी में भी 2 टॉफ़ियाँ बचेंगी। तो 8 में अगर 2 टॉफ़ियाँ आ जाएंगी तो कितनी हो गई टॉफ़ियाँ? टॉफ़ियाँ हो गई 10। देख लीजिए आप, ये टॉफ़ियाँ 8 टॉफ़ियाँ थी और यहाँ कितनी बढ़ गई? 10। तो आपने जो इस तरह से पहले के जो चित्र बने हैं उनसे देख के अनुमान लगा के गिन के जो करने का ढंग है, इसी तरह के संख्यात्मक प्रश्न आप बढ़ने वाले और भी घर पे अभ्यास करते रहिएगा। अब यहाँ पर दिए रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि दियों में क्या क्रम चल रहा है ताकि हम आगे के जो 3 सारणियाँ हैं उनको पूरा कर सकें। यहाँ पे 7 दिए रखे हुए हैं। ठीक है,
और यहाँ दिए हो गए 6, यानी कि दिए घट रहे हैं। इस बार चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें घट रही हैं। ये पहला अनुमान आपने लगाया। कितने घट गए? पहले 7 थे तो इतने तो अभी यहाँ बचे हुए हैं, तो घटे कितने? 1 घटा है दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 6 दिए में से 1 दिया और घट गया यहाँ पर, तो कितने दिए हो गए यहाँ पर? 5 दिए हो गए। अब 5 दियों में से 4 दिए तो आगे आए, 1 दिया ये वाला हट गया, 4 हो गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हम उल्टी गिनती गिनते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसी क्रम में दिए रखे हुए हैं। तो अगर यहाँ 4 दिए हैं और 1 दिया कम होना है तो कितने दिए बचेंगे? 3 दिए बचेंगे। 1 दिया आप हटा दोगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। इसके आगे इसमें से भी 1 दिया और कम करना है यहाँ रखने के लिए, तो कितने बचे? 2 दिए बचे। यानी यहाँ हम रखेंगे 2 दिए और आखिर में 1 और जब कम हो जाएगा तो कितना दिया बचा? केवल 1 दिया बचा है। तो इस तरह से आपने ये प्रश्नावली हल की। कैसे हल की? आपने देखा कि दिए घट रहे हैं। ये जानने के बाद कि दिए घट रहे हैं, हमने देखा कितने घट रहे हैं। तो हर बार 1 ही दिया घट रहा था, तो आगे के प्रश्नों में भी आपने हर बार 1-1 दिया कम करके ये प्रश्न हल कर लिया है। आगे देखिए, ये संख्यात्मक प्रश्न हैं जो चित्र से नहीं अंकों से करने हैं आपको। यहाँ जो सारणी बनी है उसमें 1 के बाद 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है। आप इसे विषम संख्या के रूप में समझ सकते हैं, या अगर आप गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो अगर आप देखें तो 1 तो लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा है, 2 के बाद क्या लिखा है? 3, फिर 4 नहीं लिखा है, 4 के बाद क्या लिखा है? 5, फिर 6 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा। 7 के बाद फिर 8 नहीं लिखा है, 9 लिखा है। 9 के बाद हम 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 11। तो पैटर्न क्या बना कि 1-1 अंक छोड़ के ये प्रश्न हमें पूरा करना था। इसी प्रकार यहाँ पर जो संख्या है वो 30 से शुरू हुई है। 30 के बाद सीधे लिखा है 40। 30 और 40 को देख के ये अनुमान लग गया होगा कि संख्या बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ गई? 30 और 40 का अंतर कितना होता है? 10। तो अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसके बाद 60, उसके बाद 70, 80 और आखिर में 90। हर बार संख्या जो है 10 से बढ़ जा रही है। अब आगे देखिए, आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मानसिक अभ्यास किया, मेंटल मैथ्स की। तर्क के द्वारा, संख्याओं के द्वारा, मात्रा के द्वारा हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। हमने सीखा कि पैटर्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने का एक क्रम है, जिसमें चीज़ों को उनके आकार एवं आकृति के हिसाब से, रखने की जगह के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, छोटा या बड़ा होने के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। आसपास के परिवेश में कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो हमें बार बार देखने को मिलते हैं, और आप बहुत ध्यान लगा करके अगर देखेंगे तो आपको अपने परिवेश में भी ऐसे बहुत सारी वस्तुएं मिलेगी। हम तर्क द्वारा या संख्यात्मक योग्यता से इन पैटर्न के बीच का संबंध समझ सकते हैं। और आज का आपका परियोजना कार्य है कि पत्तियों का प्रयोग करके आप पैटर्न का निर्माण करेंगे और उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएंगे। गिनतारा पुस्तक के पृष्ठ संख्या 51 पे दिए गए मानसिक अभ्यास के प्रश्नों को आप हल करेंगे। आशा है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी अवधारणाओं पे पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। नमस्कार।